नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं। लोगों ने सेकंड पार्ट को समझ लिया है कि वो सब्जेक्ट का सिलेबस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब्जेक्ट अलग अलग जरूर दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिद्धांत आपसे पूछे जाएंगे, बाकी एप्लीकेशन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जैसे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और हर जगह हेल्थ, वहाँ से चीज़ें जो निकाली गई हैं हर सब्जेक्ट से हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो आप कदापि यह समझिएगा कि 8 सब्जेक्ट के 8 एक्सपर्टीज़ के माध्यम से बड़े बड़े लेक्चर 8 होंगे, जहाँ पर 8 लोग मिलकर आपको पढ़ाएंगे, तब जाके कुछ समझ में नहीं आएगा, ये जान लीजिए। जैसा मैं भूगोल का विद्यार्थी हूँ, भूगोल में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। अब अगर पता चले कि मैं ये दावा करूँ कि मैंने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो ये दावा बिल्कुल गलत साबित होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं वो पढ़े गए हैं। वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक होने के कारण उनको स्वास्थ्य विज्ञान के तरीके से ही पढ़ना होगा। चलिए, समाजशास्त्र का जो सिलेबस वहाँ पर दिया हुआ है, उसके आज अगले एपिसोड को हम करने जा रहे हैं। और अगले एपिसोड में पहला सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां आपको उस स्तर के सवाल देखने को मिलेंगे जैसा आयोग पूछ सकता है। प्रख्यात मार्क्सवादी चिकित्सा समाजशास्त्री विंसेंट नवारो की कॉर्पोरेट मेडिसिन की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके मुख्य विचार को सही ढंग से दर्शाता है। अब एक ये मार्क्सवादी चिकित्सा समाजशास्त्री है विंसेंट नवारो, तो इनका नाम तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये चिकित्सा समाजशास्त्री के तौर पर जानी जाती है विंसेंट नवारो। उन्होंने कारपोरेट मेडिसिन की अवधारणा दी। तो कारपोरेट मेडिसिन की अवधारणा के संदर्भ में यहाँ पूछा जा रहा है कि मुख्य विचार उनका किस तरीके से जाना जा सकता है। पहला है कि चिकित्सा पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत कौशल है जो बाजार के प्रभावों से मुक्त है। कैसा है? ये पर्सनल स्किल है, तो ये गलत है। दूसरा है, चिकित्सा अब एक व्यक्तिगत सेवा नहीं रह गई है, बल्कि बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण में आ गई है। तीसरा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में डॉक्टर और रोगी का संबंध निस्वार्थ और पूर्णतः मानवीय होता है। आपने मान लीजिए कि बहुत कम पढ़ा है, या ये टॉपिक आपने नहीं पढ़े, एक बार जब इससे रूबरू हो जाएंगे ना, तो टेम्परामेंट समझ में आ जाता है। अब अगर आज के समय में देखा जाए पूंजीवादी व्यवस्था में, तो पूर्णतः मानवीय होता है, निस्वार्थ भावना से होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ पैसा होता है। डॉक्टर के पास आप जाइए, आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपके पास पैसा है तो आपसे वो बात करेगा, तभी आपका इलाज करेगा। ये भी गलत है। चिकित्सा अभी भी पूर्ण रूप से सांप्रदायिक समाज का एक जैविक हिस्सा बनी हुई है। मेडिसिन स्टिल रिमेन एन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्योरली कम्युनल सोसाइटी। ये भी गलत है। जहां पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, चिकित्सा अब एक व्यक्तिगत सेवा नहीं रह गई, बल्कि बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण में आ गई है, ये सही है। यही बात विंसेंट नवारो ने भी कहा था, यही बात विंसेंट नवारो ने भी कही थी, है ना। अगर अब आपसे एक सवाल यहां पर बनेगा कि विंसेंट नवारो कैसी चिकित्सा समाजशास्त्री हैं, कैसी समाजशास्त्री हैं, तो आप बता देंगे कि एक मार्क्सवादी चिकित्सा समाजशास्त्री हैं। कॉर्पोरेट मेडिसिन आपसे सुमेलित करने में आगे हो सकता है सवाल इसमें अभी है कि कॉर्पोरेट मेडिसिन की जो विचारधारा है वो किससे रिलेटेड है, तो आप उसको विंसेंट नवारो से सुमेलित कर देंगे। ऐसे सवाल यहाँ पर बनेंगे। और कॉर्पोरेट मेडिसिन के उदय का विस्तृत विश्लेषण इन्होंने किया है। बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण में है, नवारो ने कहा है। और ऐतिहासिक रूप से चिकित्सा सांप्रदायिक समाज का एक जैविक हिस्सा थी, लेकिन बाजार में आदान प्रदान पहले इसका नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। अगला सवाल है, 3 स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर दिए हैं। संघर्ष परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्वास्थ्य का बाजारीकरण स्वास्थ्य देखभाल को एक मानव अधिकार से हटाकर एक ऐसी वस्तु में बदल देता है जिसे लाभ के लिए बेचा जा सके, जिसे लाभ के लिए बेचा जा सके। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि संघर्ष सिद्धांत ये मानता है कि स्वास्थ्य असमानताएं केवल आर्थिक वर्ग तक सीमित है और नस्लवाद या लिंगवाद का इसमें कोई योगदान नहीं है। क्या आर्थिक असमानताएं केवल आर्थिक वर्ग तक ही सीमित है? नस्लवाद का भी इसमें योगदान है, लिंगवाद का भी योगदान है। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक महिला बीमार होती है और एक पुरुष बीमार होता है, उन दोनों की बीमारी में भी अंतर होता है। पुरुष को सब कुछ एक स्थान पर चाहिए, सारी तीमारदारी चाहिए, लेकिन महिला को बीमार होते हुए भी खाना बनाना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। इतनी बेसिक समझ अगर आपके पास है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया।
मार्क्सवादी विचारकों का तर्क है कि पूंजीवादी चिकित्सा व्यवस्था में रोगी की भलाई से अधिक वित्तीय मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है। मार्क्सवादी ये विचारधारा रखते हैं कि अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें तो उसमें रोगी की भलाई गौड़ है। हॉस्पिटल्स अपना बिल बनाने पे जोर देते हैं, लाश को रख के बिल ले लेते हैं। ऐसे केसेस आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे मीडिया में। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने देखा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और असमानताएं कभी भी आपसे पूछी जाए तो नस्लवाद, लिंगवाद, है ना, उम्रवाद, हर चीज़ की हर तरीके से, आर्थिक हर तरीके से ये असमानताएं व्याप्त हैं। और पूंजीवादी प्रणाली में चिकित्सा संस्थानों के द्वारा व्यक्तिगत दुर्भाग्य से क्या किया जाता है, मुनाफाखोरी की जाती है ना। वो खुद के लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, उनका मुनाफा होना चाहिए। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एर्विंग गॉफमैन की स्टिग्मा की अवधारणा के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से कलंकित का उदाहरण है? द डिस्क्रेडिटेबल का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष रूप से कलंकित का उदाहरण है स्टिग्मा की अवधारणा के अनुसार। और ये अवधारणा किसकी है? एर्विंग गॉफमैन की। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, आगे भी सवाल आपको मिलेगा। तो इसमें शारीरिक विकलांगता या HIV संक्रमण, नस्ल या जातीयता या लिंग। गॉफमैन कहते हैं कि लांछित व्यक्तियों को दो प्रमुख श्रेणियों में हम रख सकते हैं। एक तो होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, यानी कि जो डायरेक्टली, और दूसरी श्रेणी ये होती है जो अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, जिनका लांछन दिखाई देता है। जैसे विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता, तो ये आप प्रत्यक्ष में रखेंगे, है ना। नस्ल, इसको आप प्रत्यक्ष में रखेंगे। लिंग, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन HIV इन्फेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको आप अप्रत्यक्ष में रखेंगे। सवाल यहां पर पूछा गया था अप्रत्यक्ष रूप से। सवाल को सही से पढ़ लेंगे ना, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे ना, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। गॉफमैन कहते हैं कि लांछन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। और अब आपको समझ में आ गया, कोई भी जैसे HIV है, साथ में मेंटल कोई डिजीज है, तो मेंटल कोई प्रॉब्लम है, मेंटल, यौन कोई अल्पसंख्यक की स्थिति, ये भी अप्रत्यक्ष लांछन के उदाहरण है। यौन बीमारी कोई है, अप्रत्यक्ष लांछन का उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन कारण का सवाल है। थॉमस जे सेफ के अनुसार मानसिक विकार का लेबल प्रायः उन व्यवहारों पर लगाया जाता है जो वास्तव में कोई जैविक रोग नहीं होते। दूसरा है कि समाज उन व्यवहारों को स्वीकार नहीं कर पाता जो उसकी स्थापित सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों से विचलित होते हैं। जो भी हमारे सांस्कृतिक मानदंड हैं, जो हमारी स्थापित मान्यताएं हैं, हम उसी के इर्द गिर्द, उसी के अनुसार चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और उसी के आधार पर हम सोचते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और मानसिक विकार का लेबल प्रायः उन व्यवहारों पर लगाया जाता है जो वास्तव में कोई जैविक रोग नहीं होते हैं, सामान्यतः हम उसको मान लेते हैं। इसी कारण से, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक मान्यताएं ऐसी हैं। दोनों बातें सही हैं और कथन कारण दोनों सही होने के साथ व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो थॉमस जे सेफ का नामकरण सिद्धांत है। इनका जो सिद्धांत है वो नामकरण सिद्धांत है, नामकरण सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 1960 के दशक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और हार्वर्ड वेकर और एडविन लेमर्ट इसके प्रमुख प्रतिपादक थे। थॉमस जे सेफ ने इस सिद्धांत का उपयोग मानसिक बीमारी के संदर्भ में ही किया था। जो ये नामकरण का सिद्धांत है, ये बेसिकली मेंटल जो इलनेस है उसी से ये संबंधित था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सूची वाला प्रश्न है। विंसेंट नवारो, एर्विंग गॉफमैन, हार्वर्ड वेकर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, संघर्ष आयाम, जो आपको पता है सबसे पहले उसको मिलाने की कोशिश करिए। अगर वो मिल गया तो आपका सही आंसर निकल आएगा। देखिए, संघर्ष आयाम, तो आप इसको कार्ल मार्क्स से मिला दीजिए। डी का 3 हो गया। अब डी का 3 कहाँ कहाँ दिया है? इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। अब आंसर आपका या फिर डी होगा या फिर ए होगा। विंसेंट नवारो के बारे में अभी मैंने बताया था, कारपोरेट मेडिसिन के बारे में इन्होंने बात की है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये आंसर निकल आया आपका। और एर्विंग गॉफमैन के बारे में भी बात हुई है, स्टिग्मा स्पाइल्ड आइडेंटिटी की बात इन्होंने की है। और जो हार्वर्ड वेकर हैं, ये नामकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
तो उन्हीं टॉपिक्स पर देखिए ये सवाल आपका बन गया, जो आपने अभी थ्योरी वैसे पढ़ी थी, कुछ फैक्ट्स उसके आपने मैच मैकिंग में कर लिए। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। प्रतिकारात्मक अंतःक्रियावाद बीमारी के सामाजिक निर्माण पर बल देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंतःक्रियावादियों के अनुसार शारीरिक या मानसिक स्थितियों की अपने आप में पूर्ण वस्तुनिष्ठ वास्तविकता होती है जो समाज की मान्यताओं से स्वतंत्र है। दूसरे स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि ये स्वतंत्र है, समाज की मान्यताओं से स्वतंत्र है। ऐसा हो सकता है शारीरिक या मानसिक स्थितियों को कि अपने आप में पूर्ण वस्तुनिष्ठ वास्तविकता होती है, समाज का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समाज की दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता, समाज की मान्यताओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि इस दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि रोगी अपनी बीमारी का व्यक्तिपरक अनुभव कैसे करता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अंतःक्रियावादी ये कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक स्थिति की अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, कोई वस्तुनिष्ठ वास्तविकता नहीं होती है। ये स्वस्थ या बीमार व्यक्ति उन्हें तभी माना जाता है जब समाज उन्हें ऐसा परिभाषित करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो गई तो बहुत ज़्यादा बीमार अपने को महसूस करते हैं। उनके परिवार में ऐसी शुरू से देखभाल की गई है, केयर की गई। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं लेकिन काम करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। डिपेंड ऑन द किस तरीके से परवरिश हुई है ना, कैसे किस सोसाइटी में व्यक्ति रह रहा है, कैसे चीज़ें शुरू से ट्रीट की गई हैं, उसके बारे में कैसे जानकारी दी गई है, यही बात है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। नामकरण का सिद्धांत, लैबलिंग थ्योरी के अनुसार जब किसी व्यक्ति को एक बार बीमार या विचलित का लेबल दे दिया जाता है तो उसका संभावित सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या हो सकता है। नामकरण का सिद्धांत जो है वो कहता है कि जब किसी व्यक्ति को एक बार विचलित या बीमार का टैग दे दिया गया तो क्या वह व्यक्ति तुरंत चिकित्सा सहायता लेकर मुख्यधारा में शामिल हो जाता है? अजीब, ऐसा नहीं। वह व्यक्ति उस लेबल को आत्मसात कर लेता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है, जिसे स्वपूर्ण भविष्यवाणी कहा जाता है। समाज उस व्यक्ति के प्रति अपनी पूर्वाग्रह धारणाओं को तुरंत बदल देती है। तुरंत काटिए, ऐसा नहीं होता है ना, इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं होता है। यह लेबल व्यक्ति की आभासी पहचान और वास्तविक पहचान के बीच के अंतर को समाप्त कैसे कर देगा, है ना। स्वपूर्ण भविष्यवाणी इसको कहा जाता है। वह व्यक्ति उस लेवल को आत्मसात कर लेता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है, ये सही है। वह स्वपूर्ण भविष्यवाणी सेल्फ फुलफिल या आप ऐसे कह सकते हैं सेल्फ फुलफिलिंग पर्सनालिटी, है ना, या प्रोफेरी इसको बोलते हैं, है ना। स्वपूर्ण फुलफिलिंग यानी कि स्वपूर्ण भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इसको बोलिए, प्रोफेसी, पर्सनालिटी नहीं, व्यक्तित्व की बात नहीं, प्रोफेसी भविष्यवाणी की बात हो रही है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ठीक है। उस लेवल को अपनी पहचान का हिस्सा मानता है व्यक्ति, उसे आत्मसात कर लेता है, ठीक है, और उसी तरीके से वो व्यवहार करने लगता है जब एक व्यक्ति को विचलित या बीमार का लेवल दे दिया जाता है। कथन कारण का एक सवाल और है। संघर्ष दृष्टिकोण के अनुसार समाज में प्रभुत्वशाली समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि अधीनस्थ और कमजोर समूह स्वास्थ्य पहुंच के अभाव के माध्यम से अधीनस्थ ही रहें। और ये कौन कर रहा है? प्रभुत्वशाली समूह। और वो प्रभुत्वशाली समूह हर जगह का अलग अलग हो सकता है ना, कोई निश्चित नहीं है कि एक ही है वो। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर यह कह रहा है कि स्वास्थ्य यानी जो कारण है कि स्वास्थ्य असमानताएं पूर्णतः और केवल आर्थिक, धन और राजनीतिक शक्ति से उत्पन्न होती हैं। संस्थागत भेदभाव या नस्लवाद का कोई योगदान इसमें नहीं होता है। तो ऐसा कहां हो सकता है कि योगदान नहीं होता है? केवल आर्थिक थोड़ी ना होती है, आर्थिक, धन या राजनीतिक शक्ति इसी से थोड़ी ना उत्पन्न होती है। समाज का भी उसमें योगदान होता है, नस्लवाद का योगदान होता है, संस्थागत भेदभाव का योगदान होता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो एक सही है और आर जो है यहां पर वो गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो संघर्ष का जो दृष्टिकोण है, संघर्ष के दृष्टिकोण को आपको समझना पड़ेगा।
जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो भी डोमिनेंट ग्रुप है, वो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के स्वरूप का निर्धारण वही करता है। वो ये सुनिश्चित करेगा ना कि उन्हें जो है वो हमेशा क्या हो, जो सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा हो वो प्राप्त हो, जो सबसे बढ़िया सेवाएं हो वो उनको प्राप्त हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए संजय गांधी पीजीआई है लखनऊ में, वहां पर दिखाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि प्रभुत्वशाली वर्ग जिनको आप समझ सकते हैं, उनके लिए वहां पर सबसे पहले सीटें दी जाती हैं, सबसे पहले चीज़ें अवेल कराई जाती हैं। सामान्य व्यक्ति को फिर जाना है तो उन्हीं के थ्रू जाना पड़ता है। ये एक उदाहरण है इसका। ठीक है, तो है, और भाई कोई है उस पद पे तो अपना वो उस हिसाब से निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक वर्ग तक ही ये सीमित नहीं होती है। नस्लवाद, भेदभाव, लिंगवाद, है ना, इसके साथ साथ संस्थागत भेदभाव, ये सारी चीजें उसमें मायने रखती हैं। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। स्वास्थ्य का बाजारीकरण, दूसरा स्टिग्मा यानी कि लांछन, तीसरा प्रत्यक्ष रूप से कलंकित यानी कि डिस्क्रेडिटेड, जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पर, और बीमारी का सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इलनेस। अब यहाँ पर सूची सेकंड है, स्वास्थ्य को लाभ कमाने वाली वस्तु में बदलना दिखाई देने वाले। अब देखिए, आप इसमें समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। स्वास्थ्य का बाजारीकरण, ये स्वास्थ्य को लाभ कमाने वाली वस्तु में बदलने की बात है। लांछन, ये नकारात्मक लेवल जो सामाजिक प्रतिक्रियाओं से उभरता है, तो ये तीसरा हो गया। और प्रत्यक्ष रूप से जो कलंकित व्यक्ति है जिसकी बात हो रही है, तो ये दिखाई देने वाले स्पष्ट लक्षण, जैसे विकलांगता की बात हमने की थी, है ना, जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे जो अन्य और चीज़ें इसमें आप शामिल कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कलंकित जो स्थिति है। बीमारी का सामाजिक निर्माण, तो बीमारी का सामाजिक निर्माण ये समाज द्वारा परिभाषित करने पर ही इस स्थिति को बीमारी कहा जाता है ना, बीमार तभी माना जाता है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल और आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी कथन कारण का है। यद्यपि संघर्ष सिद्धांत स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रणालीगत असमानताओं को उजागर करने में अत्यंत सटीक है, फिर भी इसकी आलोचना की जाती है। संघर्ष सिद्धांत प्रणालीगत जो असमानताएं व्याप्त हैं तो उसको उजागर करने में क्या है, उजागर करने में काफी सटीक है, अत्यंत सटीक है, लेकिन आलोचना की जाती है। तो बात तो सही है, आलोचना तो सारे सिद्धांतों की होती है। कोई भी व्यक्ति है उसकी आलोचना होगी, जो अच्छा बुरा काम जैसे भी करेगा, बुरे के तो अच्छे की आलोचना होगी, बुरे की तो बुराई होती है, आलोचना तो अच्छे की होती है। तो यह दृष्टिकोण उन महत्वपूर्ण चिकित्सा और तकनीकी प्रगतियों को पर्याप्त श्रेय नहीं देता जो अनुसंधान को समर्थन और पुरस्कृत करने वाली पूंजीवादी आर्थिक संरचना के बिना संभव नहीं हो पाती। यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो आप प्रणालीगत असमानताओं को तो उजागर कर दे रहे हैं, आप उसको बार बार ये देख रहे हैं कि हाँ ये असमानताएं हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि पूंजी भी जरूरी है। सरकारी हॉस्पिटल उतना भार नहीं ढो सकते जितने लोग बीमार पड़ते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जरूरी हो ही जाते हैं, या फिर सरकार इतनी संख्या में हॉस्पिटल्स खोल दे, डॉक्टर्स अवेल करा दे, तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर केवल सरकारी स्कूल ही हो, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे बैठने की जगह नहीं रह जाएगी। तो फिर वही तर्क है कि सरकार क्यों नहीं करती है। तो फिलहाल तो नहीं कर पाई है या नहीं करती है, जो भी है, लेकिन फिलहाल तो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बात ये भी सही है और इसी कारण से इसकी आलोचना की जाती है। दोनों बातें सही हैं और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्याख्या भी हो रही है। बात समझ में आई? तो ये आज का सेशन हमने जो आपके सामने रखा, 10 सवाल हमने डिस्कस किए। आप ऐसी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। ऐसी तैयारी के लिए आपको हमारे बैच से आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, और द सक्सेस प्रेप जो ऐप है इस पर आपको 2 बैच दिखेंगे। एक हमारा कंप्लीट बैच है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नाम से, दूसरा बैच हमारा है HEO सामाजिक विज्ञान के नाम से। इनमें से जो बैच आप इसमें क्या करेंगे, हम भाग 1 भाग 2 का संपूर्ण कवरेज करेंगे पाठ्यक्रम के, और इसमें हम केवल भाग 2 का अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और साथ। लेकिन ये विषय नहीं पढ़ने,
इन सब का आपको हेल्थ साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हेल्थ साइंस पढ़ना है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक विषय से उसका टेम्परामेंट लेना है और सबको कनेक्ट करना है, सबको रिलेट करना है हेल्थ साइंस से। तो ये काम करना है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो 6307281212 7408281211 ये 2 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इन पर आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये वाला जो बैच हमारा है इसमें तो टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है। इस वाले बैच में हम आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। इसमें टेस्ट सीरीज़ और फर्स्ट पार्ट और सब कुछ इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, मेरे बताने का समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, आपको ये क्लास उपयोगी लग रही है, तो इसको आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो आपके मित्रों ने फॉर्म डाला है वहां तक पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लाइक का बटन दबा के अपने विचार लिखकर कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।